हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में। तो आ जाओ, लेक्चर नंबर 8 में स्वागत है। देखने वाले आज अपन दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है। तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, उसको देख लेंगे। फिर अपन वो भी देखेंगे ऐसे करके प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं ना, कहीं हाइट पे चले गए, हाइट से ऐसे फेंक दिया, बिल्डिंग के ऊपर से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, वो देखेंगे। और फिर दो प्रोजेक्टाइल लेके आएंगे, उनको ऐसे देखें भाई हवा में टकराते कब हैं, उसकी क्या कंडीशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं। काफ़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चंस की। तो आ जाओ दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते। पहली बार आया तो दोस्तों मैं हूं विक्रांत किरान। लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। आ जाओ, फटाक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और साथ में नोट्स बनाते चलना गाइस। और क्वेश्चन जब भी आएगा, टाइमर आएगा, अभी के अभी प्रैक्टिस करना, मुझे सॉल्व करते हुए मत देखना। खुद वीडियो पॉज कर करके सॉल्व करना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम्हें, असलियत तो पता चले तुम्हारी, है ना। और खुद की प्रैक्टिस करानी, मेरे को मत सेलेक्ट करवा दो दोबारा। मेरे को सॉल्व करते करते देख के मैं ही सेलेक्ट हो जाऊंगा, तुम नहीं हो पाओगे, ठीक है। चलिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हेडिंग डालो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दोस्तों? पहले तो एक बिल्डिंग की छत पे चढ़ जाओ कहीं जाकर के। इसमें से बिल्डिंग कौन सी है दोस्तों? ये बिल्डिंग है। इधर यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग है अपने पास, ठीक। इसकी छत पे से हमने प्रोजेक्शन कर दिया है। नाम से ही दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल दिशा में इसको फेंक दिया होगा। होने क्या वाला है ये देखो। अब ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से चलता 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 ऐसे सीधा चला जाएगा, ये तो नहीं होने वाला दोस्तों, है ना। तो ये नीचे गिरेगा, क्योंकि इसको अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये यहाँ से जाकर के कहीं इस तरीके से गिरता है। व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है? हमें इंटरेस्ट है कि भाई ये कितनी दूर जाकर के गिरा। तो पहली चीज़ जो हमें पता करनी है, वो क्या पता करनी होगी दोस्तों? यहाँ से नापा जाएगा, रेंज जो नापते हैं ना अपन, रेंज आर, हम इसे बोल देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें हाइट नहीं पता करते, हमें हाइट पहले से दी होती है कि यार जिस बिल्डिंग की छत से फेंका है उसकी हाइट तो हमें पहले से दी जाएगी। तो ये कैलकुलेट करने वाली कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों कि इसकी हाइट मान लीजिए h हमें दी हुई थी। किसी क्वेश्चन में h नहीं दिया होता, यू आर, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह दे देते हैं, तो h भी निकाली जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक चीज़ जो हमारे पास है कि भाई यहाँ से यहाँ नीचे गिरा है, कितना समय लगा, तो व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑल दीज थिंग्स हम इसमें इंटरेस्टेड हैं पता करने में। कैसे पता करेंगे दोस्तों? वही टेक्निक, एक्स दिशा और वाई दिशा। एक्स दिशा वाई दिशा आपस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। एक्स डायरेक्शन हमारे पास ये रहा, कहाँ रहा, कहाँ रहा, दिस इज हमारा एक्स डायरेक्शन, दिस इज हमारा वाई डायरेक्शन। हमें बस चेक कर लेना है एक्स दिशा में क्या कोई एक्सेलरेशन है? कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। वाई दिशा में क्या कोई एक्सेलरेशन? जी हाँ, वाई में ऊपर नीचे। पहली बात तो वाई दिशा में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली फेंका आपकी बार। इसका कोई वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ना ऊपर है ना नीचे, है ही नहीं। लेकिन नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो जी नीचे की तरफ लग रहा है। इस तरीके से एक्सेलरेशन माइनस जी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। जी की वैल्यू 10 मान के चल लेंगे अभी के लिए अपन। ऑल राइट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो दोस्तों कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो, इस यहाँ से यहाँ अगर मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात करूँ, तो वाई डायरेक्शन में तो ऐसे फील करो हमने इसको छोड़ दिया यहाँ से, बस ये नीचे गिर रहा है। सिर्फ वाई डायरेक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें, और जितनी देर तक वो नीचे गिरा है उतनी देर तक यू की स्पीड से आगे भी गया है। तो ओवरऑल जो टोटल हमारे पास मोशन आएगा, ऐसा आएगा नीचे भी गिर रहा था आगे भी जा रहा था, तो कुछ इस तरीके से मोशन हमारे पास आ जाता है। और इसी को पता करना बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे टाइम ऑफ लाइफ। हम हमेशा ऐसे, अब देखो जब भी ऊट पटांग इस तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे ना, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको ऐसे भी फेंकूंगा, ठीक है, तब ऐसे जाकर के गिरेगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले ज़्यादा उसमें बनते भी नहीं। हमेशा हम यही करते हैं, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लो। जितनी देर तक ये फ्लाइट में था उतनी देर तक एक्स दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस दिशा में आगे जा रहा था, और इस तरीके से हम रेंज वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम पता करना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाई डायरेक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। वाई डायरेक्शन में आ जाइए, ठीक है जी। वाई डायरेक्शन में अगर आप आ जाओगे तो दोस्तों अब इसको फील करो। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ, है ना, और वो नीचे गिरती है, अगर टी टाइम तक गिरती है, तो हम कितनी हाइट नीचे आते हैं? हाफ जी टी स्क्वायर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये तो हमने बहुत बार किया है। अगर मैं टी समय तक गिरता हूँ, जो नीचे आता हूँ वो हाफ जी टी स्क्वायर होता है। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यार, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इक्वल टू टी, उसकी वैल्यू हो जाए 2h अपॉन जी का अंडर रूट। अंडर रूट
2h/g। ये हमें पहले से ही पता है यार, ये तो हमें पता है एक पत्थर को h हाइट से फेंकते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होता है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे इक्वेशन लगा करके लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात की जाए, सिर्फ वाई डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे अगर ये था मेरे पास 0,0 वेक्टर से समझना चाहते हो ना, देखो तो यहाँ से ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है नीचे, यहाँ से फाइनली मैं नीचे गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे आएगा माइनस का h इज इक्वल टू यू, वाई दिशा में इनिशियल स्पीड ही नहीं है, ये मैं किस में कर रहा हूँ, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर 0t, ठीक है, प्लस अब देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिशा में नहीं है, नेगेटिव में है, तो यहाँ पे -12g t² आ जाएगा। ये तो खैर 0 हो ही चुका है, ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर से वही वाली चीज़ निकल के आएगी। तो मैं इस तरीके से भी देख सकते हो, बहुत सिंपल। हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, अगली चीज़ मेरे को क्या निकालनी है, पहले तो इसको मैं बॉक्स बना दूँ, बॉक्स बना लो। चलो नेक्स्ट मेरे को पता करना होता है हमेशा रेंज, और जब भी आपको रेंज पता करनी होगी दोस्तों, तो इसके लिए हम करते हैं एक्स डायरेक्शन को एनालाइज। ठीक है, एक्स डायरेक्शन को एनालाइज करेंगे तो रेंज की जो वैल्यू आती है वो आती है मेरे पास u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यू एक्स लिख देता हूँ अभी के लिए फॉर्मूले के लिए, और यू एक्स मुझे मालूम है यार, ये पूरा का पूरा यू एक्स दिशा में ही तो है, तो ये यू एक्स यू ही है, इज इक्वल टू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, √2h/g, √2h/g, या फिर क्या यही है यही है हमारे पास, या अगर किसी क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है तो डायरेक्टली u इंटू टी लिख देना, तो वो तो फॉर्मूला तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास r इज इक्वल टू, कहाँ लिख दूँ दोबारा, r इज इक्वल टू u √2h/g, दिस इज इट। बस इतने से फॉर्मूला है, बट पूरा पूरा डब्बा मेरा हुआ ही नहीं, बंद ही नहीं हुआ, डब्बा ही बंद नहीं हुआ, मिस हो गया थोड़े से। ठीक है, तो इतनी सी छोटी सी चीज़ है, इतनी सी छोटी सी चीज़ है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं था, दिस विल बी कांस्टेंट, लिख लेना, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक, पहले इतने से को लिखो, फिर से क्वेश्चन करेंगे, फिर और आगे की जो डिटेल वेलोसिटी वेलोसिटी गिरेगी उसका क्या एंगल है वो सब देखेंगे, अभी पहले इसको करो, इसके क्वेश्चन करें यार, थोड़े क्वेश्चन करेंगे गाइस, क्वेश्चन आ जाओ। चलो पहला सवाल ये रहा, बहुत सिंपल सा सवाल है, अब तो तुम ही लोग स्टार्ट करो यार, इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं, अपन ने प्रोजेक्टाइल में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आ जाओ दोस्तों, सॉल्व करते हैं यार, इतना सिंपल सवाल है, एकदम फॉर्मूला की डायरेक्ट फॉर्मूला की एप्लीकेशन है। बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 80 मीटर। तो हमें टावर की हाइट दे रखी है भाई, h इज इक्वल टू 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, इट टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द टॉप। तो हमें रेंज की वैल्यू भी दे दी है दोस्तों, वो भी 80 मीटर दे रखी है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यार मेरे को मालूम है कि देखो, अगर मैंने यहाँ टॉप से फेंका है ना, आप दोनों 80-80 है, मान लीजिए मैंने यहाँ टॉप से फेंका है, इसको किसी यू से फेंका है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी इसकी हाइट थी, इसकी कितनी हाइट थी, उससे मुझे पता चलेगा भाई इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, और जितना टाइम ऑफ फ्लाइट था उसको मल्टीप्लाई कर दोगे यू से, तो मुझे पता चल जाएगा भाई इसकी रेंज यहाँ पर कितनी आने वाली है, यहाँ से यहाँ जाकर के जो गिर रहा है वो रेंज भी मेरे को पता चल जाएगी, जिसकी वैल्यू इस केस में, पर्टिकुलर केस में 80 दे रखी है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख सकता हूँ दोस्तों, r इज इक्वल टू यू टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट। करेक्ट, यही होता है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, u टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारे पास √2h/g। सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, रेंज देखो आई है 80 इज इक्वल टू यू, अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 10, ये एक से ये कट गया, 2 इंटू 8 इंटू 2 कितना था, 16 का अंडर रूट करोगे 4 आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। खटैक, आंसर आ गया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ इसको कैसे लिखोगे, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। u की वैल्यू क्या होती है, u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। दोस्तों ये जो कंपोनेंट है पूरा का पूरा एक्स दिशा में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यू वाई की वैल्यू गाइज 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 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं।
चलो, लेकिन हर सवाल सिंपल नहीं होता, कोई सवाल मुश्किल भी होता है। चलो अगला सवाल आएगा गाइस, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये वाला अच्छा सवाल था। वेरी नाइस क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास m is thrown horizontally with the velocity v from the top of a tower at height h touches the ground at a distance of 100 meter from the foot of the tower। ठीक है, तो यार मेरे पास एक टावर है जिसकी हाइट h है। तो अब यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ से फेंकता हूँ उसको, तो ये यहाँ से कुछ आगे जाकर के गिरा है। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर अब की बार मैंने वेलोसिटी जो v थी, वेलोसिटी को कर दिया है हाफ, और यहाँ से कहीं 4h से फेंका है, v/2 से फेंका है, और यहाँ पर h की जगह अब की बार मेरे पास 4h कर दिया मैंने टोटल हाइट। ये मेरे पास इतनी सी h थी। ठीक है, तो अब ये जो गिरा है वो हो सकता है इससे आगे गिर जाए, हो सकता है स्पीड कम थी तो यहीं गिर जाए, हो सकता है इसके ऊपर ही गिर जाए। तो कहाँ गिरेगा कैसे पता कर ले? तो हमें बेसिकली रेंज पता करनी है। देखो सिंपल सी बात है, हमें कैलकुलेट भी नहीं करनी है दोस्तों, पूरी की पूरी ये डायग्राम बनाने की और हर बार मजदूरी मत किया करो, सिंपल तरीके से करा करो। देखो रेंज की वैल्यू होती है दोस्तों u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, इसी को मैं लिख सकता हूँ u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। इस तरीके से देखो, जी तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, यू और एच दोनों चेंज हो रहे हैं, और मेरे को फिर आर को कंपेयर करना है, क्योंकि एक आर की वैल्यू भी दे रखी है। अगर दूसरी आर मान लो डबल आ गई या हाफ आ गई, ऐसे पता चला तो मैं फटाक से आंसर निकाल पाऊंगा ना। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, तो मैं हमेशा यहाँ पे लिखूंगा भाई आर इज प्रोपोर्शनल टू यू अंडर रूट एच। कुछ इस तरीके की वैल्यू मुझे देखने को मिल रही है, करेक्ट। और मुझे यहीं पे आंसर दिख गया भाई, एक को हाफ किया है, इस वाले को 4 गुना किया है, 4 गुना किया है, लेकिन अंडर रूट है तो वो दुगना किया है। एक को हाफ किया, दूसरे को ओवरऑल को दुगना कर दिया, यानी फाइनली रेंज सेम आने वाली है। फिर भी हम लिखेंगे कैसे, मैथ्स में कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ से R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू, देखो दोनों प्रोपोर्शनैलिटी में ऊपर ही थे, तो हो जाएगा U2 अंडर रूट H2 डिवाइडेड बाय U1 अंडर रूट ऑफ H1। ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, सामने सामने थे, सामने सामने लिख दिए। वैल्यू देखो U2 अपॉन U1 कितना, वेलोसिटी हाफ कर दिया है, अंडर रूट में हाइट को कितना कर दिया था, 4 टाइम्स कर दिया था, 4/1, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो यहाँ से पता चल जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 विच इज इक्वल टू, कितनी दी थी यार पहले की, 100 मीटर दी थी, तो 100 मीटर दैट इज द करेक्ट आंसर। मार्क करो, मार्क मार्क तो कैसे करूँ, यहाँ पे लिख दो आंसर, लेके जाओ, लेके जाओ, फ्री के आंसर है, फ्री है, फ्री आंसर, फ्री के नहीं है, मार्क्स फ्री के। चलिए, इस तरीके से कंपैरिजन भी करना होता है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार दोनों को कैलकुलेट करने जाएँ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, नहीं निकालना, हमको ज़रूरत ही नहीं है बीच में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए जी, अगला सवाल देखो, स्टंट स्टंट हो रहा है यहाँ पे। हॉलीवुड स्टंटमैन परफॉर्म्स अ जंप। हॉलीवुड का एक स्टंटमैन है, जंप करने वाला है। सिचुएशन सिंपल है, विजुअलाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाओ, और वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आ जाओ दोस्तों, तो करना शुरू करते हैं यार इसको। कितना सिंपल है, हॉलीवुड का एक स्टंटमैन है जो कि एक स्टंट परफॉर्म करने जा रहा है और जंप करता है रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 45 मीटर, लॉन्चिंग हिमसेल्फ हॉरिजॉन्टली टू लैंड सेफली ऑन रूफ ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग ऑफ हाइट 25 मीटर। उनके बीच में कुछ गैप भी अच्छा, एक 45 मीटर की हाइट पे ये रही जी। अरे वाइट कैसे हो गया, अरे हॉलीवुड में वाइट कलर कहाँ से आ गया? ओके, यहाँ से 40 मीटर की दूरी पे इधर गए, और फिर इधर दूसरी बिल्डिंग है, 25 मीटर की हाइट इसकी है। दिस इज 25 मीटर, करेक्ट। दिस इज 45 ही है ना, हाँ 45 मीटर, और ये मुझे दिया हुआ है दोस्तों 40 मीटर। क्या मैंने सारी की सारी चीज़ें सही से मार्क कर दी हैं? बिल्कुल। अब वो जो आया है स्टंटमैन दौड़ता हुआ, देखो स्टंटमैन का दिमाग देखो, ऐसे तो नहीं कूदा वो, है ना। वो कैसे कूदा? ऐसे ही कूद गया, उसने अपने आप को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। आप सोच रहे हो कैसा बेवकूफ़ है, कूदना है तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रेंज के लिए 45 डिग्री पे कूद जाता, इधर 45 डिग्री पे कूदता तो यहाँ से इधर तक आता, मैक्सिमम रेंज मिलती उसको। लेकिन दोस्तों उसमें एक दिक्कत भी है ना, उसमें फिर ग्रेविटी के कारण यहाँ पर इम्पैक्ट भी, यहाँ पे फिर स्पीड भी ज़्यादा आएगी आपकी, फिर ज़्यादा तेज़ी से गिरोगे, लग सकती है। तो क्या पता यार वो उसने कर लिया, क्या पता, मुझे नहीं पता, स्टंटमैन कर रहा है कुछ अपने काम की चीज़, ये यहाँ से इस तरफ उसकी कुछ स्पीड है। अच्छा उसकी कुछ स्पीड है,
तो वो यहाँ से इधर आकर के गिरेगा। कंडीशन क्या है कि खड्डे में ना गिरे, कंडीशन क्या है कि खड्डे में ना गिरे, कंडीशन है दोस्तों कि रेंज मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 40 मीटर। अच्छा जी, रेंज की वैल्यू 40 मीटर से बड़ी होनी चाहिए। और दोस्तों बहुत सिंपल है यार, तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये खड्डा एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से यहाँ 25 मीटर है, यहाँ से यहाँ 45 मीटर है, तो एक्चुअली इसका जो फॉल हुआ है वो 45 मीटर के टावर से नहीं हुआ, 45 माइनस 25 विच इज ओनली 20 मीटर के लिए वो गिरा है। और जैसे ही 20 मीटर दिखा मुझे गैलीलियो जी याद आ गए, गैलीलियो जी याद आ गए। क्यों? गैलीलियो जी ने बोला था कि देखो वाई दिशा में तो कोई इसकी वेलोसिटी नहीं है, वाई दिशा में तो एज गुड एज की फ्री फॉल करा है। 1 सेकंड में हम गिरते हैं 5 मीटर, अगले सेकंड में गिरते हैं 15 मीटर, टोटल 2 सेकंड में गिरते हैं 20 मीटर, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट है 20 मीटर, है ना। तो यहाँ से देख के पता चल गया टाइम ऑफ फ्लाइट है 20 मीटर। अच्छा, नहीं समझ में आया तुमको तो ऐसे लिख लो दोस्तों, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। यहाँ से भी देख लो आंसर वही आने वाला है, 2 × 20/10। ये लो जी 2 सेकंड आ गया। वाह बहुत बढ़िया। रेंज क्या होती है, u × टाइम ऑफ फ्लाइट मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 40 मीटर। यहाँ से आ जाएगा u मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 40/2 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास आंसर 20 मीटर। कितना सिंपल सवाल, बढ़िया सवाल। तो ये कभी कभी ना ये जो वैल्यूज है अपनी इनको याद रखना, 5 मीटर गिरा 1 सेकंड गिरा होगा, 20 मीटर है 2 सेकंड गिरा होगा, अगला कितना आ जाता है 5, 15, 25, 25 ऐड करो। अगर यहाँ से जमीन तक नीचे पूरा गिरता तो 3 सेकंड लग रहे होते। तो कुछ लोग अगर इस चीज को ले लेंगे फॉर्मूले में तो उनके लिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये 40/3 आंसर है, ऑप्शन में ही नहीं दिया बताओ उन्होंने, है ना। ठीक है चलो। अच्छा, और इस तरह के क्वेश्चन में एक और चीज होती है, मान लो अगर मेरा आंसर यहाँ पे फॉर सम रीजन, अगर क्वेश्चन की वैल्यू ऐसी थी, अगर मेरा आंसर यहाँ पे 18 मीटर पर सेकंड निकल के आता कि मिनिमम इतनी वैल्यू होनी चाहिए, तो भी हम इसको ही मार्क करके आएंगे, क्योंकि 15 से करेगा तो खड्डे में गिर जाएगा। 18 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 18 से 18 ऑप्शन ही नहीं है इसमें, 18 से बड़ा नेक्स्ट 20 है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इनमें से किसी वैल्यू पे वो नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन मिनिमम कौन सी होनी चाहिए, तो भाई मिनिमम 18 होनी चाहिए, लेकिन गिवन ऑप्शंस में से मिनिमम ये वाली होनी चाहिए, ये वाली में तो खड्डे में गिर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कुछ हो जाता है। चलिए आगे चलो, लिखो। ये क्या हुआ यार, अब पोजीशन देखनी है दोस्तों अपने को, पोजीशन क्या होती है। चलो आ जाओ, पोजीशन का एनालिसिस करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, पोजीशन का एनालिसिस करने के लिए हमको एक पार्टिकल को गिराना पड़ेगा। इतने पत्थर फेंके हैं इस चैप्टर में हमने कि हम पत्थर फेंकू इंसान हो गए। चलो यू से फेंक दिया इसको, ठीक है। यार देखो होगा क्या, इसका मोशन कैसा होने वाला है, ये यहाँ से गिरेगा ऐसा, ऐसे कहीं जाने वाला है। मैं देखना चाहता हूँ किसी भी टाइम पे क्या मैं इसकी पोजीशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक्स दिशा की बात करूँ, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, हमें मालूम है यू एक्स की वैल्यू यू के ही बराबर है, एक्सलेशन एक्स की वैल्यू 0 है, करेक्ट। पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बनाओ, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा दोस्तों। इसी को लूंगा मैं एक्स है, ये इसको ले लूंगा मैं वाई है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,0, जहां से फेंका है दैट इज 0,0। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सिस सिस्टम तो होना चाहिए तभी से पोजीशन लिखेंगे। अच्छा, मैं पता करना चाहता हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं एक्स कॉमा वाई, उनके ऊपर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ कि किसी भी टाइम पे वो कितने होते। चलिए जी, यार एक्स दिशा तो बहुत सिंपल है, एक्स दिशा में एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो किसी भी टाइम टी पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यू एक्स इंटू टी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, वाई डायरेक्शन में आ जाओ, जरा वाई डायरेक्शन को भी देख लें। वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में यू वाई हमें इनिशियली 0 थी। देखो पूरा का पूरा कंपोनेंट यू दिशा का यू का एक्स में ही है, ऊपर नीचे तो है ही नहीं, यू एक्स यू वाई की वैल्यू 0 आ जाती है। अच्छा, लेकिन एक्सेलरेशन इन वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों -g, क्योंकि देखो वाई अपन ने ऊपर लिया है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, -g यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब किसी भी टाइम पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसको मैं लिखूंगा यू वाई टी
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और यार ये देखो यहाँ पर ये जीरो है, इसकी वैल्यू आ जाती है यार माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। खत्म। एक्स पता है, वाई पता है, बात खत्म। वेरी इजी। अच्छा, और एक चीज हो सकती है दोस्तों यहाँ पर, फिर हमसे पूछते हैं कि इसका एंगल बताओ। यहाँ से मैंने फेंक दिया और देख रहा हूँ उसका एंगल कितना है। एंगल कितना, एंगल नापते किससे, हॉरिजॉन्टल से नापते हैं। अच्छा, एंगल किसका नापेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों। पहले तो यहाँ से एक लाइन ऐसे बनाओ इसको जोड़ती हुई, और ये हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको मान लीजिए हमने बोल दिया अल्फा। क्या बोलेंगे ये वेलोसिटी का एंगल नहीं है, ये पोजीशन का एंगल। देखो ध्यान से देखना दोस्तों, कंफ्यूजन बहुत होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को। यार यहाँ पे पत्थर की वेलोसिटी किधर होगी, वेलोसिटी तो हमेशा पाथ के टेंजेंट होती है, तो इसकी वेलोसिटी इधर होती। वेलोसिटी का एंगल ये बीटा मान लो, ये कुछ और है, इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे जब वेलोसिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे। अभी हम पोजीशन का एंगल देख रहे हैं, ठीक है। तो हम एंगल ऑफ पोजीशन है ना, उसको हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलिवेशन होता है, नीचे की तरफ देखते हैं तो डिप बोल सकते हैं। अभी मैं ऐसे कोई भी नए नाम इजाद नहीं करूंगा, यहाँ पर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो बोल दूंगा एंगल ऑफ पोजीशन, ठीक है। एंड दैट, उसका भी tan अल्फा, tan अल्फा उसकी वैल्यू होती है दोस्तों y अपॉन एक्स। कैसे है यार, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में tan अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर दोस्तों हमारे पास y के बराबर है, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज y, और ये x एक्सिस है तो ये वाला x हो गया, ये y हो गया। लेकिन वो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है हमारे पास, ठीक है। अभी तो y ही रखूंगा मैं, लेकिन y की खुद वैल्यू जो आ रही है दोस्तों, वो आ रही है माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की जगह पे क्या रख देंगे, यू टी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कट पिट जाता है, माइनस जी टी अपॉन टू यू। बिल्कुल इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, कितने फॉर्मूले याद रखोगे यार, हर चीज़ थोड़ी याद रखने की होती है। लेकिन कैसे निकालते हैं ये प्रोसेस, यहाँ तक का तुम्हें याद होना चाहिए। ये तो तुम्हें पता ही है, हमेशा ही ये होता है, हर चीज़ के फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। कल को मैं इसको ऐसे फेंक दूंगा, उसका अलग फार्मूला निकल के आएगा, फिर क्या उसको भी याद करते रहोगे, कितने फार्मूले, कंफ्यूज ही हो जाओगे। मत याद करो इसको, ठीक है। पर अपन करके अपन ने देख लिया, आ जाइए आ जाइए, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल है बहुत अच्छा, ठीक है। इसमें एक बंदर वाला सवाल भी बनता है। देखो, अ बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट व्हेन अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। पहले बंदर वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ तुमको। बंदर में क्या हुआ, बंदर को क्या हुआ, एक शिकारी है, उसने यहाँ से बंदूक तान रखी है इस तरीके से, ऐसे, और इसके निशाने पे यहाँ पर एक बंदर लटका हुआ है। कैसे लटका हुआ है, कहीं पेड़ वेड़ से लटका हुआ होगा यार, ठीक है। बंदर ने इसको देख लिया, बंदर ने उसको देख लिया कि उसने ऐसे निशाने पे है। अब बंदर जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करेगा तो शिकारी गोली चला देगा। खैर बंदर में इतना दिमाग नहीं है, बंदर को बस ये दिख रहा है कि यार बंदर ने पता नहीं कितनी गाजर खाई कि उसका विटामिन है पता नहीं कहाँ से होगा। बंदर की आंखें बड़ी तेज हैं गाइस, बंदर देख रहा है इसको, और बंदर ने उसकी उंगली भी देख ली, ये उंगली दबाने ही वाला है। जैसे ही बंदर उसने दबाई, शिकारी ने गोली, तो अब बंदर के पास दो ऑप्शन है, ठीक है। डर गया है तो उचक तो नहीं सकता, अब उचक के तो उधर कहीं नहीं जा सकता। या तो वो उस डाली को पकड़े रहे, है ना, इसके ठीक सामने हो, या तो उसे पकड़े रहे या उसको छोड़ के नीचे गिर जाए। तुम्हें क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए, या तो वो उसे पकड़े रहे या वो उसे छोड़ के नीचे चला जाए। छोड़ देगा तो मतलब ग्रेविटी उसको नीचे खींच के गिरा देगी। तो दोस्तों यही दिमाग लगता है, दिमाग ये लगता है कि अगर इसने अपने आप को यहाँ से छोड़ दिया तो ये वाई दिशा में फ्री फॉल हुआ इसका। बंदूक को इस तरफ लॉन्च किया गया है यू की स्पीड से, लेकिन बंदूक की वाई दिशा में कोई वेलोसिटी नहीं है। जिस वक्त बंदूक निकलेगी, जाएगी तो ऐसे, लेकिन वो भी नीचे आती जाएगी और जाके इसी को मारेगी। क्यों, क्योंकि इसकी भी यू वाई और इसकी भी यू वाई इज इक्वल टू जीरो ऑफ मंकी, बोथ लिख देता ना, बोथ, तो वो पक्का जाके उसको ही मारेगी। तो बंदर को
डाली नहीं छोड़नी चाहिए। तो कितना प्यारा कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना। बहुत लोगों को लगता है अरे बंदूक निशाने पे गोली चल गई, मुझे हट जाना चाहिए यहाँ से, और वो हटने के लिए उसने उसको छोड़ दिया, नीचे गिरा, पता चला तू जहाँ जहाँ जा रहा है ना गोली ये वहीं आ रही है, तू मरेगा। लेकिन अब बंदर ने कहा, फिजिक्स पढ़ के आ गया, बंदर ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और फिर शिकारी भी फिजिक्स पढ़ के आ गया, उसने कहा हाँ हाँ मुझे तो मालूम ही है तू नहीं छोड़ेगा, तो वो भी जानता है, वो क्या करेगा, बंदूक थोड़ी सी टेढ़ी कर देगा ऐसे, ले बेटा ले मर। तो अब बंदर को भयंकर पैना नजर करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा भाई मैं निशाने पे हूँ या उसने थोड़ा ऊपर का ही निशाना किया है। और सोचो दोस्तों, अभी तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है और 3 डायमेंशन में हवा नहीं चल रही है ऐसे ऐसे, है ना। तो जो असली में तीरंदाजी या निशाने लगाते हैं उनको कितनी चीज़ों को सोचना पड़ता है कि यार मैं ऐसे लगा रहा हूँ, थोड़ी भी हवा चल रही है यानी कि मेरे को अभी। गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा ऐप पे, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है सिर्फ और सिर्फ ऐप पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे सिर्फ मैं जो पूरा वीडियो है ना उसमें से देखो छोटा सा पार्ट डाल देता हूँ। तो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी है, और तुम देखो यार प्रैक्टिस तो हद ही मचा दी है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वगैरह ये कितने सारे सवाल किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप साथ में हमारे करेंगे। फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको ऑफकोर्स PDF वगैरह भी मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ दोस्तों, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की तुम्हें ज़रूरत है सारे के सारे क्वेश्चंस तो मैं करवा रहा हूँ तुम्हें बस आकर के प्रैक्टिस करनी है। साथ में DPPs भी मिलेगी, तो जो क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं ले पाता उनकी DPP आ जाती है, और इस क्लास के क्वेश्चन और DPP में मिला करके सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स सब कवर हो जाता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ फुल कोर्स में, इधर टाइम वेस्ट मत करो। आई विल सी यू इन द फुल कोर्स, बाय।